लोगों का भ्रम था कि वो पर्दानशी कमसिन है, पर वो कमसिन नहीं थी, वो एक जांबाज थी। दुश्मनों का खौफ नहीं था उसे, बेखौफ मर्दानी थी। हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान थी वो थी रजिया सुल्तान। 21वीं सदी में भी नकाब मुस्लिम समाज की आबरू हुआ करती है। रजिया ने 12वीं सदी में नकाब के दायरे से निकलकर अपनी मर्दानी रुआब के साथ हिंदुस्तान का तख्त-ओ-ताज संभाला और भारत की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान बनी। मुस्लिम समाज में आज भी हिजाब और नकाब का रिवाज है। वैसे तो 1236 में रजिया पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जिन्होंने अपना नकाब हटाकर सुल्तान बनी, जिन्होंने न सिर्फ हुकूमत की बल्कि हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े बादशाहों को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रजिया को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का शौक था और रजिया ने बचपन से ही इन सब में महारत हासिल किया था। साथ ही रजिया काफी बुद्धिमान भी थी। दिल्ली के नजदीक बदायूं में जन्मी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की सबसे छोटी बेटी थी। और यही वजह थी कि सुल्तान ने खुद ही अपनी बेटी को तालीम दी थी। रजिया की बहादुरी और बुद्धिमत्ता को देखते हुए सुल्तान इल्तुतमिश ने फैसला लिया कि उनके बाद सल्तनत की बागडोर रजिया को सौंप देंगे। लेकिन सुल्तान के इस फैसले से दरबार के लोग खुश नहीं थे। उनका कहना था कि हम एक महिला शासक को सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तो वही सुल्तान इल्तुतमिश की बेगम में से एक शाह तुर्कान अपने बेटे रुकबुद्दीन को अगला सुल्तान देखना चाहती थी और अंत में यही हुआ। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी मर्जी के खिलाफ बेटे रुकबुद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया। हालांकि हकीकत में रुकबुद्दीन के पीछे पूरी सल्तनत उनकी मां शाह तुर्कान चलाया करती थी, क्योंकि रुकबुद्दीन सल्तनत चलाने के काबिल ही नहीं थे। शाह तुर्कान ने सुल्तान की बेगमों और उनके नुमाइंदों को, जो शाह तुर्कान के दुश्मन थे, एक एक कर मौत के घाट उतार दिया था। तुर्कान की ऐसी हरकतों की वजह से रुकबुद्दीन के बहुत से वजीर दुश्मनों से जा मिले थे। उधर रुकबुद्दीन ने गुस्से में आकर अपने दुश्मनों पर हमला कर दिया और इसके बाद रुकबुद्दीन को बागियों ने पकड़कर कारागार में डाल दिया। यही वो मौका था जब रजिया सुल्तान बनी और इस तरह हिंदुस्तान सल्तनत को मिली पहली मुस्लिम महिला शासक। सुल्तान बनने के बाद रजिया ने सल्तनत के लिए बहुत से अच्छे काम किए। सड़कें बनवाई, लाइब्रेरी बनवाई और ना जाने क्या कुछ। सल्तनत के ज्यादातर लोग तुर्की थे, जिसकी वजह से रजिया ने अपनी वेशभूषा और रहन सहन मर्दानी कर ली और साथ ही रजिया सुल्तान खुद ही अपनी सेना का नेतृत्व भी करती थी। वही महल में याकूत नाम का एक गुलाम हुआ करता था, जो घोड़े के अस्तबल की देखभाल किया करता था। याकूत के काम से खुश होकर रजिया सुल्तान ने याकूत को अपना अंगरक्षक बना लिया, जिसके बाद तुर्कियों ने रजिया सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पंजाब के गवर्नर मलिक अल्तुनिया को भी याकूत का रजिया के करीब आना खटकने लगा, क्योंकि अल्तुनिया रजिया को बचपन से ही जानते थे और अल्तुनिया के दिल में रजिया के लिए एक खास जगह थी। रजिया को इस बात की खबर लग गई और रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को जवाब देने का सोचा और इसी फैसले को लेकर रजिया सुल्तान भटिंडा की तरफ निकल गईं। वहां पहुंचने से पहले ही बागियों ने याकूत को मार गिराया और रजिया सुल्तान को अल्तुनिया के हवाले कर दिया। रजिया सुल्तान के कैद होते ही उसके भाई बहराम शाह ने दिल्ली के तख्त पर अपना कब्जा कर लिया।
लेकिन रजिया सुल्तान हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए अल्तुनिया से निकाह कर लिया। फिर उन्होंने बहुत बड़ी फौज बनाई और दिल्ली की सल्तनत को हासिल करने के लिए बहराम शाह पर हमला कर दिया। पर अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को वहां से हार का मुंह देखना पड़ा। हारने के बाद उन्होंने हरियाणा की ओर रुख किया और भागने के दौरान ही दुश्मनों ने दोनों का कत्ल कर दिया और इस तरह से हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला का अंत हुआ। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से लेकर 240 ईस्वी तक ही चला। अफसोस की बात है कि पहली महिला शासक का नींव रखने वाली रजिया सुल्तान की कब्र हरियाणा के कच्छ में है, पर इस बात से लोग महरूम हैं और इस पर किसी की नेमत भी नहीं है। आज तो उसके अवशेष भी दिखते हैं, पर ये अवशेष धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि ये इतिहास सिर्फ पन्नों में सीमित रह जाए।